हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। लास्ट सेशन में हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में हमने फ्रिक्शन फोर्स के डेफिनेशन को समझा कि फ्रिक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर किस डायरेक्शन पे लगता है उसके बारे में जाना। फ्रिक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर किस अमाउंट का लगता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना और समझा था। उसी सेशन को वहीं से हम चीजों को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज फ्रिक्शन फोर्स पार्ट 2। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं फिर बिना किसी देरी के। ठीक है, लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था हमने? फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात की थी, साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। भाई ये मान के चलो कम से कम 4 से 5 सेशन लेके आऊंगा फ्रिक्शन फोर्स पर, है ना, क्योंकि अभी मेरे को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको करवाने हैं फ्रिक्शन पर, ताकि आप फ्रिक्शन फोर्स को लगाना सीखें। ठीक है, किस डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है और आपको थोड़ा अप्रोच पता चलता है कि आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स में 2 बॉडी प्रॉब्लम, 3 बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और रख दिया गया है, ठीक है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम होगी। एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक लिया, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, पुली प्रॉब्लम आ जाती है फ्रिक्शन फोर्स में, वो भी आपको देखना पड़ता है। ठीक है, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं और बेसिकली आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही चीजों को करने वाले हैं। किससे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम चीजों को करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज का आप लोगों के सामने ये रहा कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ये हमारे पास क्या है? इंक्लाइन प्लेन है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? इंक्लाइन प्लेन है भाई। बहुत बढ़िया। ये जो एंगल है ये है थीटा और इसके ऊपर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये रहा। हमारे पास 2 ब्लॉक है, M1 M2, और इन दोनों को एक रस्सी से अटैच कर दिया गया। किससे अटैच कर दिया गया? एक रोप से इन दोनों को अटैच कर दिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो रस्सी है तो उसके अंदर टेंशन होगा। तो जो टेंशन फोर्स है वो क्या होगा? फाइंड आउट टेंशन फोर्स। फाइंड आउट टेंशन फोर्स इन द रोप। फाइंड आउट टेंशन फोर्स इन द रोप। जो रोप है उसके अंदर आपको टेंशन फोर्स निकालनी है। आपको क्या दे रखा है? आपको μ1 और ये दे रखा है μ2। आपको μ1 और μ2 की वैल्यू दे रखी है और आपको टेंशन फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या हम इसका सॉल्यूशन देखें? बिल्कुल हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, जो जो फोर्सेस लगेंगे उनको देखो जरा। एक फोर्स इधर लगेगा M2G ग्रेविटेशनल, एक सरफेस के साथ कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा। एक फोर्स इधर लगेगा M1G, एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा N1। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। रस्सी के अंदर टेंशन आएगा, ये आगे जाएगा तो लेंथ को छोटी करनी जाएगी, तो रस्सी के अंदर क्या आएगा? टेंशन आएगा, दोनों एंड पर T आएगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भाई। बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। कैसे जाएंगे? इस डॉट मेथड का यूज करो भाई। ये डॉट ले लो, एक ये डॉट ले लो। मान लेते हैं ये A1 से जा रहा है और ये मान लेते हैं A2 से, जरा मान लेते हैं। तो भाई ये किधर जाना चाह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये इधर जाना चाह रहा है। ठीक है, अरे A1 में एक्सेलरेशन क्या होगी? इधर। अरे ये लेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा? इंक्रीज करेगा, तो A1 पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसको लो, ये किधर जा रहा है? इधर लेंथ को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, -A2 किसके बराबर? 0। तो A1 और किसके बराबर आएगा? A2। तो यानी किसके बराबर मान लिया हमने? A के बराबर। यानी दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। डॉट मेथड से ही हमें पता चल रहा है। तो बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, ये हमें क्लियरिटी होगी। ठीक है, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। अब ध्यान रखना, इसके अंदर कंपोनेंट करो। तो ये एंगल क्या है? थीटा। तो यहां पर क्या है? M1G कोस थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आएगा, M1G साइन थीटा। इसी प्रकार हमारे पास यहां पर भी थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। तो यहां पर क्या बना? M2G कोस थीटा, और एक इधर आया हमारे पास M2G साइन थीटा। ये आ गया भाई, है ना, ये हमारे पास आ गया। अब क्या प्रेजेंट है सरफेस पे? फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट जाना किधर जाता है? इधर। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा F1, और यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर लगेगा F2।
और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है भाई, म्यू एन के बराबर होता है, यानी आपको नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एफबीडी बनाओ। पहले नॉर्मल फोर्स, चलो ये ब्लॉक जो हवा में उड़ सकता है क्या, नहीं। नीचे जा सकता है क्या, नहीं। तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो N1 की वैल्यू कितनी आई यहां से, ठीक है, m1g कोस थीटा। चलो अपन आगे एफबीडी बनाते हैं, फिर अपन करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी देखो भाई, ठीक है, तो ये रहा हमारे पास m1, ये रहा m1। तो m1 हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए थे, एक कंपोनेंट इधर, ठीक है, कंपोनेंट की फॉर्म में लिख देता हूं सीधा सीधा, एक इधर m1g कोस थीटा और एक इधर m1g साइन थीटा। ठीक है, एक ऊपर हमारे पास, एक इधर आ गया, या कितना था n1। क्लियर है, क्लियर है भाई। एक रस्सी में क्या था, टेंशन कितना था, T। क्लियर है, क्लियर है भाई। एक हमारे पास इधर क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स F1। क्लियर है, क्लियर है। देखो जो फोर्सेस लग रहे थे वो मैंने सारे के सारे दिखा दिए। ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, A से। इसी प्रकार ये लो दूसरा ऑब्जेक्ट M2, इसका भी एफबीडी बनाओ M2। एक फोर्स इधर लग रहा था, इधर लग रहा था हमारे पास m2g साइन थीटा। क्लियर है, एक टेंशन T इधर था, इधर हमारे पास एक और था m2g कोस थीटा, m2g कोस थीटा, और एक इधर था हमारे पास n2, और एक इस पर और लग रहा था, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स F2। तो फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, N1 क्या होता है, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे। तो हमारे पास यहां से क्या आया, हवा में उड़ नहीं सकता, नीचे जा नहीं सकता, तो N1 इजिकल टू m1g कोस थीटा। ठीक है, ये आया। अब फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगा, यानी F1 म्यू1 इंटू में N1। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू1 m1g कोस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नीचे है, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, m1g साइन थीटा, ठीक है, माइनस टी माइनस F1। ठीक है, किसके बराबर होगा, m1 इंटू में a, एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 3 ये आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये भी नीचे जा रहा है सेम एक्सेलरेशन से, तो जितना फोर्स ऊपर, देखो हवा में उड़ नहीं सकता, नीचे जा नहीं सकता, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे। n2 इज इक्वल टू m2g कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, F2 म्यू टू n2। तो कितना आ गया है हमारे पास, म्यू टू m2g कोस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 आ गया है। ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, छोटा होगा, तो क्या लिखूंगा मैं, m2g साइन थीटा प्लस t माइनस F2 इज इक्वल टू m2a। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6, है ना। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन हमारे पास 3 के अंदर इक्वेशन 2 पुट करेंगे, इक्वेशन 5 के अंदर इक्वेशन 6 पुट करेंगे। इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन, सॉरी, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 4। ये रहा 4 हमारे, सॉरी, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 3, 2 के अंदर इक्वेशन 2 जो है वो पुट करेंगे, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 6, देन ऐड, फिर उन दोनों के इक्वेशन को ऐड कर देंगे भाई। देखो F1 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 3 में रखेंगे, इक्वेशन 5 6 में रखेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी m1g साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू1 m1g कोस थीटा इज इक्वल टू m1a। फिर हमारे पास m2g साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस टी माइनस म्यू2 m2g कोस थीटा इज इक्वल टू m2a। ये ना हमारे पास। अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो t से t कट गया, m1 प्लस m2 g साइन थीटा कॉमन आया, और
ठीक है, हमारे पास माइनस जी कोस थीटा, यहां आया m1 प्लस m2, म्यू1 m1, म्यू1 m1, म्यू2 m2, ठीक है, जी कोस थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में ए, एक्सेलरेशन आया ए क्या, जी साइन थीटा माइनस जी कोस थीटा, म्यू1 m1, म्यू2 m2, ठीक है, म्यू2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं निकालना, हमें क्या निकालनी है, टेंशन फोर्स। तो अब हम टेंशन फोर्स क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो ये इक्वेशन आई, ये हमारे पास जो इक्वेशन 7 आई, इस इक्वेशन 7 को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हम टेंशन निकाल पाए इस वाले, ठीक है ना। यानी जो हमारे पास ये इक्वेशन 3 थी इसमें हम पुट कर देंगे इक्वेशन 7 पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 7 पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर हम पुट करेंगे। तो m1g साइन थीटा, ठीक है, माइनस f1 माइनस टी माइनस म्यू1 m1g कोस थीटा इज इक्वल टू m1a, ए हमारे पास आया g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1, म्यू2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये ले भाई, ठीक है, यार जी साइन थीटा म्यू1 m1, म्यू2 m2, m1 प्लस m2, और यहां पर हमारे पास था जी कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो हमें निकालना क्या है, टेंशन निकालना है। तो भाई ये उठकर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, m1g साइन थीटा, ठीक है ना। अब m1g साइन थीटा एज इट इज रख लेते हैं, माइनस टी माइनस म्यू1 m1g कोस थीटा, ठीक है भाई, m1g साइन थीटा, समझ रहे हो ना आप, है ना। अपने को सिंपल रिप्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से माइनस, ठीक है, ये आ गया म्यू1 m1 स्क्वायर, म्यू2 m1 m2 जी कोस थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये पॉजिटिव उठकर पूरी टर्म इधर आई, तो हमारे पास आ गया म्यू1 m1 स्क्वायर, म्यू2 m1 m2 जी कोस थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस म्यू1 m1 जी कोस थीटा इज इक्वल टू टी। अब क्या ले लो, एलसीएम। तो ये आया म्यू1 m1 स्क्वायर, म्यू2 m1 m2 जी कोस थीटा प्लस म्यू2 m1 m2 जी कोस थीटा, ठीक है, माइनस म्यू1 m1 स्क्वायर जी कोस थीटा, फिर हमारे पास आ गया माइनस म्यू1 m1 m2 जी कोस थीटा इज इक्वल टू टी। एलसीएम में क्या है हमारे पास पूरे में, m1 प्लस m2, कंप्लीट की डिवाइड में है भाई, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया हमारे पास, ठीक है। बचा क्या हमारे पास बचा म्यू2 m1 m2 जी कोस थीटा माइनस म्यू1 m1 m2 जी कोस थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। देखो थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, ये आपके सामने लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। जब ज्यादा समय लगता है, वैसे इतना टाइम नहीं लगता इन इक्वेशंस को, है ना। आपको करके दिखाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है कि भाई यहाँ से यहाँ कट रहा है, एक एक इक्वेशन बनाई, फिगर को दोबारा बनाया, दोबारा सारे जो फोर्सेज है वो मैंने शो करे फिगर पर, ठीक है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा समय जो है वो लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप करोगे तो उतना टाइम नहीं लगता है। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आई m1 m2 जी कोस थीटा कॉमन, और ये आया म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो जो टेंशन है वो आई। अब इस रिजल्ट को भी एनालिसिस करना जरूरी। अगर मैं बात करूं तो इस रिजल्ट को भी एनालिसिस करनी जरूरी है, ठीक है। तो क्या इस जो रिजल्ट आए क्या हम इसको एनालिसिस करें, बिल्कुल इसको एनालिसिस करते हैं। इसको हम
बिल्कुल एनालिसिस करते हैं। तो हम इसको दो केसेस में एनालिसिस करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, हमने कहा कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 की जो वैल्यू है वो μ1 से बड़ी है। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन था भाई, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या था, इंक्लाइन प्लेन। यहां पर एक ऑब्जेक्ट m2 और यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट m1, ये एंगल थीटा, ये है μ1 और ये है μ2, कोफिशिएंट अलग अलग। अगर μ2, ये जो कोफिशिएंट है, ये जो μ1, μ2 की वैल्यू μ1 से बड़ी है तो टेंशन कैसी आएगी भाई? टेंशन का फॉर्मूला ये है, टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो ये वैल्यू कैसी आएगी, मेरे को बताओ, ये वैल्यू कैसी आएगी? ये वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास? ये आई पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बोथ ऑब्जेक्ट या फिर बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, विद सेम एक्सेलरेशन, दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, यानी एक साथ नीचे आ रहे हैं। ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे आ रहे हैं। ये भी, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं? एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे आ रहे हैं, दोनों साथ आ रहे हैं। और रस्सी में जो टेंशन है वो भी सर्वाइव है। और टेंशन किधर होगी? हमेशा रस्सी के अंदर टेंशन ऐसे लगती है कि वो अपनी लेंथ को छोटा करना चाहती है, और ठीक है, अपने रोप के अलोंग लगेगी और अपनी लेंथ को छोटा करना चाहेगी, तो टेंशन सर्वाइव करेगी। टेंशन पॉजिटिव भी आ रहा है तो सर्वाइव तो करेगा ही भाई, सर्वाइव करेगा। और दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ आएंगे क्योंकि μ2 की वैल्यू बड़ी है तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। μ2 की वैल्यू बड़ी है तो ये धीरे चलने की कोशिश करेगा, ये तेज चलने की कोशिश करेगा, लेकिन इनको जोड़े हुए कौन है? रस्सी। अब समझना कि m2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है तो ये धीरे चलने की कोशिश करेगा। m1 पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम लग रहा है तो ये तेज चलने की कोशिश करेगा। आगे वाला तेज जा रहा है, पीछे धीरे जा रहा है। जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं थोड़ा हेल्दी हूं, मेरे से आगे एक फिट है, एथलीट है, ठीक है, रेसर है ना, जो दौड़ करता है, जो है ना दौड़ लगाता है, वो वाला है, और हम दोनों दौड़ रहे हैं। तो भाई मैं तो धीरे धीरे दौड़ूंगा, आगे वाला तेज दौड़ेगा, है ना, और वो मेरी रफ्तार को तेज करना चाहता है तो वो खींचेगा ना, है ना, वो जोर लगाएगा, आगे वाला जोर लगाएगा तो मेरे को उसके बीच में जो रस्सी है उसमें क्या क्रिएट होगा? टेंशन। और हम दोनों चलेंगे तो सेम से ही, जितने आगे वाला चलेगा उतने मैं चलूंगा, सेम कहानी यहां पर हो रही है। यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, इस पर कम लग रहा है। यानी हम μ1 और μ2 को देख के बता सकते हैं कि साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है तो ये दोनों साथ आएंगे और रस्सी में टेंशन आएगी, यानी आगे वाले पर फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, पीछे वाले पे ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इसलिए इस रस्सी के बीच में टेंशन क्रिएट हो रही है। अभी मैंने आपको, इसलिए दोनों के दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन जाएंगे और जो टेंशन होगी रोप के अंदर वो इतने अमाउंट की होगी। लेकिन केस नंबर सेकंड बनाओ, यहां पर बनाओ केस नंबर सेकंड। अगर μ1 इज ग्रेटर देन μ2 तो क्या होगा? टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या है? m1 m2 g cos थीटा, μ2 इज माइनस μ1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और टेंशन की वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। तो टेंशन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, टेंशन की तो डायरेक्शन हमने सही ली है ना भाई, टेंशन तो हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता, डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन उल्टी अपोजिट हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। तो यानी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो टेंशन होगी रस्सी में वो जीरो है। रस्सी में टेंशन जीरो है, इसका मतलब बोथ ऑब्जेक्ट्स या बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं वो डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। इसका सिंपल मतलब ये निकला, सिंपल अर्थ, अगर μ1 की वैल्यू बड़ी है μ2 से तो आगे वाला धीरे चलेगा, पीछे वाला तेज। अरे भाई μ1 की वैल्यू μ2 से बड़ी है ना, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो आगे वाला कैसे चलेगा? धीरे, पीछे वाला कैसे चलेगा? तेज। अब सिचुएशन जो पहले वाले कैसे उल्टी कर दो, मैं आगे हूं, रेसर पीछे है, मैं दौड़ लगा रहा हूं, रेसर पीछे है। अरे भाई मैं तो उसी रफ्तार से चलूंगा, आराम से, रेसर तो तेज चल के आएगा।
तो हम दोनों के बीच में जो रस्सी है उसमें कोई टेंशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अरे मैं तो धीरे धीरे चला रहा हूँ, रेसर एकदम मेरे को पास कर लेगा। अरे तेज चलना, समझ रहे हो? तो ये धीरे चलेगा, ये तेज चलेगा, तो टेंशन क्या रहेगी? रस्सी में जीरो टेंशन आएगी ही नहीं। तो हम इन कंडीशन को देख के बता सकते हैं, इस कंडीशन को देख के बता सकते हैं। तो हमने आज और कल में एक एनालिसिस निकाला। क्या निकाला? कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसपे एंगल थीटा है, एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m1 है, और एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m2 है, और यहां पर जो है ये है μ1 और यहां पर जो है ये है μ2। अगर μ1 ग्रेटर देन μ2, μ1 जो है वो μ2 से बड़ी है, तो इसका मतलब हुआ बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन, दोनों सेम एक्सेलरेशन से आएंगे। और नॉर्मल फोर्स इनके बीच में कितना था? निकाला था m1 m2 g cos थीटा। कॉपी के पन्ने पलटो, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये था। ठीक है, ये हमारे पास हमने ये पढ़ा था। दूसरा, अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, उस केस में क्या आएगा? बोथ ऑब्जेक्ट्स या फिर बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, दोनों के दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स क्या होगा? जीरो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उस केस में नॉर्मल फोर्स यानी इनके बीच में कांटेक्ट रहेगा नहीं, ये चले थे साथ लेकिन गैप आ जाएगा ऐसे। ठीक है, एक तो ये केस पढ़ा था। आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, यहां है m1, यहां है m2, ये जो है ये है μ1 और ये जो है ये है μ2। अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1, केस नंबर फर्स्ट, अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1, बोथ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ब्लॉक एक की बात है, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। और रस्सी के अंदर टेंशन कितनी होगी? m1 m2 g cos थीटा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दूसरा केस क्या था? हमारे पास μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? है ना, both blocks are moving with different acceleration। ठीक है, और हमारे पास टेंशन क्या होगा? जीरो, कोई टेंशन रहेगी ही नहीं, है ना। अगर μ2 बड़ा है μ1 से, अगर μ1 μ2, तो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को देख के बता सकते हैं कि दोनों साथ चलेंगे या डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे। ये कई बार काम आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। चलो भाई, अब हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल ही आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, आपको देखने का नजरिया देंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये है मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन जो फिक्स है। ये कैसा है? ये फिक्स है। ये क्या है हमारे पास? ये फिक्स है भाई। ये एंगल जो है ये है 37 डिग्री, और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 किलोग्राम। ठीक है, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मैं। तो ये कह रहा है कि जो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मैं किस रेंज का लगाऊं कि ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा मूव ना करे। मिनिमम कितना लगाऊं तब मूवमेंट ना हो, मैक्सिमम कितना लगाऊं कि तब मूवमेंट हो। मिनिमम कितना लगाऊं कि इसमें मोशन ना आए, मैक्सिमम कितना लगाऊं कि इसमें मोशन ना आए, यानी रेंज बतानी है। फाइंड आउट रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड आउट रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, find out range of external force so that the block of mass 10 kilogram is not moving।
ठीक है, इज नॉट मूविंग, या फिर द सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में किसी प्रकार का कोई मोशन ना हो। और ये फिक्स है, ये फिक्स है। फिक्स का मतलब इसको जोड़ रखा है, ये मूव नहीं कर सकता, प्लेन जो है वो मूव नहीं कर सकता, तो मूव कर सकता है इस पर जो ये 10 kg ब्लॉक है वो। तो कह रहा है कि एक्सटर्नल जो फोर्स है उसकी किस फोर्स का मैं किस रेंज का मैं फोर्स लगाऊं इस 10 किलोग्राम पर कि मूव ना करे, मिनिमम कितना लगाऊं और मैक्सिमम कितना लगाऊं कि मूव, इसमें मूवमेंट ना आए, इसमें किसी प्रकार का कोई मोशन ना आए, या ठीक है। तो इसको लिख लो कि हमारे पास इज एट रेस्ट, 10 किलोग्राम ब्लॉक इज एट रेस्ट, कि वो रेस्ट पर रहे। पहला ऑप्शन हमारे पास 4.4, ठीक है, 4.4 एफ एक्सटर्नल, ठीक है, हमारे पास आ गया ये 7.6 न्यूटन, इस रेंज का लगाऊं क्या? ऑप्शन बी 44 न्यूटन, एफ एक्सटर्नल 76 न्यूटन, इस रेंज का लगाऊं क्या? ऑप्शन सी 22 न्यूटन, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, 56 न्यूटन, इस रेंज का लगाऊं क्या? ऑप्शन डी हमारे पास आ गया 440 न्यूटन, एफ एक्सटर्नल 760 न्यूटन, इस रेंज का लगाऊं क्या? ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो कह रहा है कि कौन सा किस रेंज का मैं फोर्स लगाऊं कि जो 10 kg ब्लॉक है, यानी मैं इसको खींच रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं और ऐसे समझो कि मैं इस ब्लॉक को खींच रहा हूं, तो मैं मिनिमम कितने से खींचूं किसमें मोशन आए, मैक्सिमम कितने से, इस रेंज का अगर मैं फोर्स लगाऊंगा कि इसमें किसी प्रकार का मोशन है, ये रेस्ट पर रहे, ये रेस्ट पर रहे, वो रेंज आपको बतानी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद तो क्या है, इसको चलो सोल्व करते हैं फिर इसको। आसान सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। तो ये रहा आपके पास, ठीक है, ये रहा, ठीक है। चलो भाई, ये था इंक्लाइन प्लेन, ये हमारे पास क्या था? इंक्लाइन प्लेन। भाई बहुत बढ़िया। एंगल कितना है? 30, एंगल कितना दे रखा है? 37, ये रहा 37। और ये फिक्स है, ये क्या है? फिक्स। फिक्स का मतलब ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स है ग्राउंड के साथ। इंक्लाइन प्लेन क्या है? फिक्स है। और देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है भाई, फ्रिक्शन है हमारे पास, म्यू की वैल्यू है 0.2, म्यू की वैल्यू हम ले रहे हैं 0.2, ठीक है। बिना म्यू तो बात ही नहीं बनेगी ना, फ्रिक्शन तो हमें चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तभी तो हमारी बात बनेगी और तभी ये सवाल बनेगा, ठीक है। देखो भाई, आज थोड़े कम सवाल होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा हिंट, एक आइडिया मिलेगा, चीजों को आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे अप्रोच करनी है। एक आधा न्यूमेरिकल मैं घर के लिए भी दूंगा आप लोगों को करने के लिए, जो अभी कराने वाला हूं। इस ऐसा सा ही एक क्वेश्चन होगा, पर आपको ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। 2-3 वैसी और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद पुली प्रॉब्लम करेंगे। अभी भी इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बचे हुए, कम से कम 3 से 4 लेक्चर और इसमें आराम से लेंगे, ताकि हमें क्लियरिटी आ जाए कि कैसे करने हैं फ्रिक्शन के, और जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हमारे टच हो जाए, ठीक है। तो हमें कभी भी फ्रिक्शन को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो भाई, तो बिना किसी देरी के अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड आउट रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज एट रेस्ट। तो ये हमारे पास रेस्ट पर रहे। तो मेरे को एक बात बताओ, इस पे फोर्स कौन कौन से लगते हैं भाई? इस पे फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल, एक लगता है ग्रेविटेशनल, कितना लग रहा है? 10G। तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एंगल ये लेंगे तो क्या बनेगा? ये 10G cos 37, एंगल कितना है? ये 37 है भाई। एक ये जाएगा 10G sin 37, ठीक है। और कांटेक्ट में है तो क्या लगेगा? नॉर्मल। एक फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है जो इस पर लगेगा, उसकी भी अपन बातचीत करेंगे। तो एक फिगर बनाते हैं पहले यहां पर, फिर मैं बातचीत करूंगा। ध्यान से देखिएगा भाई, ये एंगल था 37, यहां पर ब्लॉक था हमारे पास, ये रहा, ये ब्लॉक था, है ना। मास था इसमें कितना था? 10 किलोग्राम।
तो धरती माता ने कितना फोर्स लगाया 10G, ठीक है भाई। सरफेस ने कितना लगाया नॉर्मल एन, ठीक है भाई। अब देखो ये एंगल कितना है 37, तो दो कंपोनेंट बने, एक ये बना इधर लगा 10G cos 37, ये लगा, एक इधर लगा 10G sin 37, और G की वैल्यू क्या लेंगे 10 लेंगे हमेशा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लेंगे G की वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। और एक और फोर्स लग रहा था, दैट इज द एक्सटर्नल, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट मूव किधर करेगा, क्योंकि मुझे ये फोर्स नहीं पता, पता ही नहीं, मैं कम से कम फोर्स लगा, मेरे को एक बात बताओ ये किधर मूव करेगा। जो इस ऑब्जेक्ट पर जो 10 kg का फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, 10 kg का जो फोर्स, यानी यहां से मैं इसको जो खींच रहा हूं, और एक फोर्स किधर लग रहा है 10G sin 37, अगर एक्सटर्नल फोर्स 10G sin 37 से बड़ा है, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, कि मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन 10G sin 37, इससे बड़ा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो यानी ये जाएगा किधर, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सरफेस इसको जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगी इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा डाउनवर्ड। अरे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है बड़ा है, अरे भाई समझ रहे हो, मैं फिर से फिगर बना रहा हूं यहां पर 10 किलोग्राम की, तो यहां पर एक फोर्स ये लगा एक्सटर्नल, और एक फोर्स ये लगा 10G sin 37, और एक हमारे पास ये लगा 10G cos 37, और एक इस पर इधर लगा n। मैंने कहा ये बड़ा है, एक्सटर्नल बड़ा है, तो ये बड़ा है तो किधर जाएगा ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाना पड़ेगा डाउनवर्ड, क्योंकि वो उसको जाने नहीं देगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो ये नॉर्मल फोर्स, ये हवा में उड़ सकता है क्या, नीचे जा सकता है क्या ना, तो n किसके बराबर आ गया 10G cos 37, तो हमारे पास n की वैल्यू 10, G की वैल्यू 10, इंटू में cos 37 3/5, सॉरी 4/5, 5 दूनी 10, ये हो गया 4 दूनी 8, 80, हमारे पास नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 80 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा F इजिकल टू म्यू, चले यार सीधा सीधा एक साथ ही कर लेते हैं ना, कहाँ चक्करों में पड़ रहे हैं यार अपन भी, कहाँ चक्करों में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो n इजिकल टू कितना आ गया, ये आ गया 10G cos 37, ये आ गया, हवा में उड़ नहीं सकते, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा F इजिकल टू म्यू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.2, म्यू की वैल्यू कितनी दी थी हमने यहाँ पर 0.2, ठीक है। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया यहाँ से 2/10 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 4/5, 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, ये कट गया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जा किधर रहा है भाई, किधर जा रहा है, किधर जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा नीचे, लेकिन किस रेंज का लगाना है, रेंज का, कि जो ब्लॉक है 10 किलोग्राम का वो कहाँ रहे रेस्ट पर, यानी इसमें मोशन नहीं आना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, यानी ओवरऑल ये किस पर रहे रेस्ट पर, तो किस रेंज का लगाऊं ना, तो ये किस पे है रेस्ट पे, तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो एफ एक्सटर्नल हमारे पास किसके बराबर होगा भाई, ठीक है। और ये क्या है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, ये है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो एफ एक्सटर्नल क्या लिखेंगे 10G sin 37, और एफ मैक्सिमम प्लस में फ्रिक्शन फोर्स, ये तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स निकालो भाई, 10G की वैल्यू भी 10, sin 37 3/5, प्लस ये कितना आया 16, 5 दूनी 10, तो एफ एक्सटर्नल कितना आ गया हमारे पास 3 दूनी 6, 60 प्लस 16 कितना आ गया 76 न्यूटन। कितने का फोर्स लगाऊं, इतना फोर्स लगाऊंगा, अगर इतना फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर इतना लगाऊंगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या कहता है कि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो लेस देन है 10G sin 37 से। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये वाला फोर्स है ये बड़ा है इसके कंपेयर में, जो यहां पर एक्सटर्नल लग रहा है उससे कंपेयर में ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट किधर जाने की कोशिश करेगा नीचे, तो ऑब्जेक्ट नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ। तो भाई एफबीडी बनाएंगे
तो इसके अंदर हमारे पास 10 किलोग्राम की, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, एक तो ये आया 10G साइन 37, एक ये आया 10G कोस 37, और एक ये आया N, और एक ये आया एक्सटर्नल। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है इससे, तो ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, इधर लगेगा। और हमें रेंज निकालनी है ना मैक्सिमम कितना, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स यहां पर क्या लगाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। तो हवा में उड़ नहीं सकता, नीचे जा नहीं सकता, तो एन की वैल्यू हो गई 10G कोस 37। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि रेंज निकालना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू एन। तो हमारे पास आ गया 2/10 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 4/5, 5 दूनी 10, 10 से 10 16, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई। तो कौन सा, अब ये रेस्ट पर रहना चाहिए, किस पर रहना चाहिए, रेस्ट पर, कोई मोशन ना हो, इस तरीके से इसकी रेंज निकालनी है। तो किसके बराबर हो, जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो 10G साइन 37, ठीक है, किसके बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ मैक्सिमम, इसके बराबर आया। तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर आ गया, 10G साइन 37 माइनस एफ मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आया 10, ये आया 10, ये आया कितना 3/5, ये आया 16, 5 दूनी 10, कितना आ गया 60 माइनस 16, कितना आ गया हमारे पास 44 न्यूटन, ये आ गया। तो किस रेंज का फोर्स लगाया हमने, एक्सटर्नल फोर्स। मैक्सिमम कितना लगना चाहिए भाई, 76, मिनिमम कितना लगना चाहिए 44। अगर इस रेंज का फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास जो ब्लॉक है वो किस पर रहेगा, रेस्ट पर, मूव नहीं करेगा। थोड़ा सा सर फील करा दो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अगर एक्सटर्नल बड़ा है, ये बड़ा लेंगे, देखो भाई पहले बात, अगर ये बड़ा और ये छोटा है, अगर ये फोर्स बड़ा हुआ तो ये नीचे जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर। तो यानी वैल्यू कम होनी चाहिए ना, क्योंकि इस पर लगेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ना, मैक्सिमम ही तो लगाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू मिनिमम चाहिए। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो एफ मिनिमम होगा, तभी तो नीचे जाएगा। अगर एफ बड़ा है, यानी एफ एक्सटर्नल इससे बड़ा है, तो यानी वो सब बड़ा होगा तभी तो ऊपर जाएगा, यानी कम है ना। तो यानी इसका और इसका सम किसके बराबर होना चाहिए, इसके, तभी तो रेस्ट पर रहेगा। तो यानी यहां पर जो है फोर्स है क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी 10G साइन 37 एफ एक्सटर्नल से बड़ा है, तो ये किधर जाना चाहता है, नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये वैल्यू क्या देगा, मिनिमम, एफ मिनिमम, ये निकाला केस नंबर सेकंड से, ये रहा मिनिमम वैल्यू आई। कम से कम इतना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स तो कम से कम हमें लगाना पड़ेगा ताकि वो रेस्ट पर रहे, वो मूव ना करे। इतना फोर्स तो मिनिमम लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना, अब मैं कह रहा हूं कि एफ एक्सटर्नल बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, नीचे। तो मैक्सिमम कितना लगेगा, यानी ये इसको रोकना चाहता है, तो ये खींच रहा है, जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन इस केस में क्या लगेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और कहां तक, मैक्सिमम तक पहुंचेगा। अगर मैं एक्सटर्नल अब इससे ज्यादा लगा दूंगा तो चल देगा, लेकिन हमें रेस्ट पर रखना है और मैक्सिमम रेंज निकालनी, तो एक्सटर्नल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए इस वाले केस में। तो हमने यही तो लिखा था, एक्सटर्नल इन दोनों के सम के बराबर होना, मैक्सिमम फोर्स। तो ये रेंज आ गई। अगर हम इस रेंज का फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक जो है वो हमारे लिए किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। यानी कि हम बात करेंगे ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई बताओ, हाँ ना में जवाब दो, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से चीजों को शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से चीजों को, आज 2 ही एग्जांपल कराएं। एक HW देने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, उसको एक बार ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, दिमाग लगाना, आप गलतियां करेंगे उसमें। ठीक है, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना सीख पाए हैं, क्या आप सही लगा पा रहे हैं, कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम इन समस्याओं का समाधान देखेंगे, आपके जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैं आपको HW देने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों करने के लिए, तो घर से वो जरूर करके लेके आना। HW है आप लोगों के लिए, क्लियर है क्या।
हाँ भाई बताओ, शाबाश, क्लियर है क्या? आज क्वेश्चन 2 करे भले, लेकिन आज आपको समझ आना चाहिए। देखो बड़े आराम से पढ़ाया है, बड़ा ही आराम से पढ़ाया है, ठीक है। कराने को तो मैं और भी एग्जाम्पल करा देता, लेकिन बड़े आराम से आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश की है कि ये हम ऐसे कर रहे हैं ताकि आपको एक बार क्लियरिटी आए, है ना। इन्हीं क्वेश्चन को आपको करके भी देखना है, ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने पढ़ा दिया, देखा, बंद कर दिया, है ना। ऐसा नहीं करना है, इन्हीं क्वेश्चन को आपको करके देखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलो भाई अपन कर लेते हैं फिर, है ना। HW दे देता हूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये सरफेस, ये क्या है? सरफेस है भाई। यहां से मैंने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, और यहां पर एक ब्लॉक है रखा हुआ है, इसका मास है 10 किलोग्राम, इसका मास है 20 किलोग्राम, ठीक है। म्यू की वैल्यू है 0.2, 0.1, म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.1, ठीक है, कम ही रख लेते हैं। ये जो सरफेस है ये है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। ये है ग्राउंड। सवाल भाई कि फाइंड आउट रेंज, फाइंड आउट रेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, find out range of external force so that the smaller block, the smaller block of mass 10 kilogram, 10 kilogram is at rest, is at rest with respect to, with respect to, is at rest with, with respect, with respect to wedge shape block of mass 20 किलोग्राम, ऑफ मास 20 किलोग्राम, ठीक है। आपको रेंज निकालनी है कि किस रेंज का मैं फोर्स लगाऊं यहां पर, ठीक है। इस वैसे ब्लॉक पर, इस इंक्लाइन ब्लॉक पर किस रेंज का फोर्स लगाऊं कि जो 10 केजी ब्लॉक है वो रेस्ट पर रहे इस वेज से ब्लॉक के, किस रेंज का फोर्स लगाऊं कि 10 किलोग्राम जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, जो ये इंक्लाइन प्लेन है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहना चाहिए। ग्राउंड से देखो तब तो ये मूव करता दिखे, पर मूव करता दिखे दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाता हुआ, लेकिन जब मैं 10 किलोग्राम को देखूं किसके रिस्पेक्ट में? वेस्ट शेप रिस्पेक्ट में, यानी मैं यहां पर खड़ा होके अगर मैं 10 केजी को देखता हूं तो इस वेस्ट शेप ब्लॉक के रिस्पेक्ट में हमें किस पर दिखाई देना चाहिए? रेस्ट पर दिखना चाहिए। ये आपके लिए HW है, करके लाना भाई, ये आपके लिए HW, ये आपके लिए HW है भाई, करके लेके आना, है ना। ठीक है भाई, ठीक है क्या? ये आप लोगों के लिए HW है, एक बार घर पे ट्राई करना। कल और भी क्वेश्चन करूंगा, देखो आज हल्का सा मतलब आपको समझाने के लिए बड़ी स्लोली पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, बस आप एक बार चीजों को समझ जाएंगे फिर दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आज का सेशन इसी के साथ यहीं एंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, ठीक है, लगे रहे। हार्डवर्क हमेशा आपको, हार्डवर्क का रिजल्ट हमेशा मिलता है, ऐसा नहीं है हार्डवर्क आपका वेस्ट होता, कभी नहीं होगा, ठीक है। जो कर्म आप कर रहे हो ना उसका फल तैयार हो रहा है, पर आपको नहीं पता कि उसका फल आपको किस रूप में मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम कर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए, वो ना मिलके कुछ और मिल जाता है, लेकिन आपकी वो जो आपने प्रिपरेशन की है वो उस एग्जाम को क्रैक करने में आपको हेल्प होती है, या फिर आपको उस इंटरव्यू को क्रैक करने में आपकी हेल्प करता है, या फिर और भी अदर थिंग्स हो सकती है, यानी पे ऑफ होता है। हार्डवर्क हमेशा आपको देता है, यानी आपके जो कर्म है उसके फल मिलते हैं, ठीक है। कर्म कैसे हैं वो आप अपने देखो, ठीक है, उन पर अपने ध्यान दो चीजों को लेके, है ना बच्चों, है ना। हार्डवर्क करो, मिलेगा, जीवन में रिटर्न मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। लगे रहो, करते रहो, हार्डवर्क, मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत ही एकमात्र रास्ता है हमारे पास चीजों को करने का, ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई चीजों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।